जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पूर्व हमने इतिहास की क्लास में हमने क्या पढ़ रखा था। हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था गौरी के बारे में। ठीक है, इससे पूर्व मैंने गौरी के हर एक चीज़ें कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, कैसे इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत पर अपने शासन को प्रकट किया या अपने शासन को स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्षण के बाद में गौरी की मृत्यु हो गई। और गौरी से पूर्व मैंने आपको किसके बारे में बताया था? गजनवी के बारे में बताया था। गजनवी से पूर्व आपको मैंने किसके बारे में बताया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया था। तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर अटैक किया, बार बार अटैक किए और अटैक करने के बाद में कहा जाता है कि ये कुछ आक्रमणकारी सफल नहीं हो पाए, मगर कुछ आक्रमणकारी सफल भी हो गए थे। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है। आज हम लोग गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत को समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था। तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत स्थापित था, ये याद रखना। और इसमें 5 वंश आए हुए थे। पहले का नाम है गुलाम वंश, दूसरे का नाम है खिलजी वंश, तीसरे का नाम है तुगलक वंश, चौथे का नाम है सैयद वंश और पांचवे का नाम है लोधी वंश। ठीक है, इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए, तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप याद करने की कोशिश करें। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, ये पॉइंट याद रखना है ना। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। ठीक है, ये याद रखना, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, है ना। महक से वो मुगल वंश आ जाएगा। तो मुगल वंश 1526 से स्टार्ट होगा, उसके बारे में मुगल वंश के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अभी अपने को याद रखना, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 तक रहा है, ये पॉइंट याद रखना। इसमें 5 वंश आए हुए थे। पहला वंश गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में खिलजी वंश आया, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक शासन किया। इसके बाद में तुगलक वंश आया, तुगलक वंश से 1320 से लेके 1414 तक शासन किया। और इसके बाद में सैयद वंश आया, सैयद वंश ने 1414 से शासन प्रारंभ किया और 1451 तक इसने समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद में लोधी वंश आया, लोधी वंश 1451 से अपना शासन प्रारंभ किया और अंतिम इनका जो रहा है 1526 तक। ठीक है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा अपना क्या? गुलाम वंश, है ना। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए हुए थे। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, ये पॉइंट याद रखना, ये 5 वंश आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रारंभ हुआ था 1206 से, अंतिम हुआ 1526 से, ये भी पॉइंट याद रखना, है ना। अब देखना, गुलाम वंश को अगर हम स्टार्ट करें तो गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना, पहला जो राजा था या तो सुल्तान था, सुल्तान के पद पर तो रह के काम नहीं किया, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो पहला जो व्यक्ति था जिसने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेके 1210 तक इस व्यक्ति ने शासन किया। इसके बाद में आराम शाह था, आराम शाह ने कुछ समय तक के लिए 1210 में शासन किया। इसके बाद में शामसुद्दीन इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश के नाम से जानते हम, इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक शासन किया। इसके बाद में कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन को 1235 में राजा बनाया गया था, सुल्तान बनाया गया था। ठीक है, गद्दी पर बैठाया गया था, मगर गद्दी पर इसे उतार के रजिया सुल्तान बन गई थी। 1236 से लेके 1240 तक इसने शासन किया। इसके बाद में इनके जाने के बाद में 6वें नंबर में बलबन 1240 से लेके 1242 तक शासन किया। और इसके बाद में अलाउद्दीन ने 1242 से लेके 1246 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में नसरुद्दीन महमूद शाह ने 1246 से लेके 1266 तक शासन किया। इसके बाद में गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो 1266 से लेके
1287 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में कैकुबाद ने 1287 से लेके 1289 तक शासन किया। इसके बाद में कई खुसरो 1289 मतलब कुछ समय के लिए इन्होंने शासन किया। इसके बाद में कयूमर्स था, कयूमर्स ने 1289 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन रहा है, तो इल्तुतमिश। अंतिम शासन कयूमर्स था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ये सारे चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अब मध्य इतिहास शायद मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं, यूट्यूब में अभी तक पूरा मध्य इतिहास किसी ने नहीं पढ़ाया है, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा इतिहास आपको मैं कवर करा दूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरा A to Z आपको मैं कवर कराऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। मध्य इतिहास बड़े ही अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा। जैसे ये 5 गुलाम वंश हैं, 5 मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे, तो गुलाब खिले तो सुंगल महक, ये पॉइंट याद रखना। तो ये चीजें इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो इसमें इल्तुतमिश के नाम याद रखो। ठीक है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा बलबन, और अलाउद्दीन का नाम याद रखना है ना। और इसके बाद में कयूमर्स का नाम याद रखना। 4-5 ही नाम याद रखने, सारे लोगों के बारे में अच्छे से मैं बताऊंगा, तो कोशिश करना आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि आप अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है माइंड से स्किप हो जाते हैं चीजें, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुके हैं इतिहास के, तो अपन जाके वहां से देख लें। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को अपन समझते हैं। तो गुलाम वंश से स्टार्ट करूंगा मैं, तो गुलाम वंश से याद रखना। तो ये सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, है ना। चलो गुलाम वंश आप लोग हेडिंग डालो, गुलाम वंश। देखो गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था गौरी का गुलाम कौन है। ठीक है, तो पहला हेडिंग आपका रहेगा क्या, गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का शासन अगर देखा जाए तो कब से कब तक, 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया, मतलब गुलाम वंश ने शासन किया। ठीक है, तो गुलाम वंश को एक और वंश के नाम से जाना जाता है, इलवारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इलवारी आए चाहे गुलाम आए, दोनों एक ही। एक और है ममलूक करके भी नाम आता है। तो गुलाम आए चाहे इलवारी आए चाहे ममलूक आए, ये सारे के सारे गुलाम वंशी ही हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको पॉइंट। इसके बाद में देखो, मैंने ऐबक के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक लिख दूं तो चलेगा, पूरा नाम अभी जस्ट लिख के बता दूंगा, लास्ट तक मैं ऐबक ही बोलूंगा। ठीक है ना, गौरी का गुलाम ऐबक। अब देखना दूसरा, ऐबक का गुलाम कौन, तो ऐबक का गुलाम अगर देखा जाए तो ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, ये पॉइंट याद रखना है ना। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन है, तो इल्तुतमिश का गुलाम है कौन, इल्तुतमिश का गुलाम है बलबन। ठीक है, क्वेश्चन में आता है ये, ध्यान रखना। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले ये बताया आपको, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से, है ना। ये पॉइंट आप लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखो, इंग्लिश में लिखूंगा तो चलेगा, सिर्फ नाम ही तो लिख रहा हूं मैं, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि इसी व्यक्ति के द्वारा दिल्ली या तो बोलते गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। 1206 से लेके 1210 तक इसने शासन किया था। 1206 से लेके 1210 तक इसने शासन किया था, ये पॉइंट याद रखना। इसका नाम का मतलब अगर देखा जाए तो चंद्रमा का लॉर्ड कहा जाता है, इसे याद रखना, चंद्रमा का लॉर्ड कहा जाता है इसे, इसका नाम का मतलब है ना। और कुतुबुद्दीन मतलब गौरी ने इसे निसापुर के गाजी से इसे खरीदा था, ये पॉइंट याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के, अफगानिस्तान में निसापुर के काजी से गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, और खरीद के इसे किस पोस्ट पर अपॉइंट किया था, तो अमीर आयूर के पोस्ट पर अपॉइंट करके रखा हुआ था, ठीक है। ये पोस्ट दिया था इसे, ये ध्यान रखना, ऐबक का ये पोस्ट था, है ना। इसका मतलब होता है शाही अस्तबल के अध्यक्ष, ठीक है, शाही अस्तबल के अध्यक्ष, ये याद रखना, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रहे हैं अच्छे से। गौरी ने निसापुर के काजी से, निसापुर के काजी जो निसापुर जहां है वो अफगानिस्तान वाले एरिया है, वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, और खरीदने के बाद में इससे एक पोस्ट दिया था, अमीर आयूर की पोस्ट। अमीर आयूर कौन सा पोस्ट होता है, तो शाही बल के अस्तबल के अध्यक्ष, मतलब समझो शाही अस्तबल के अध्यक्ष का पोस्ट है ये, है ना। और गौरी के मरने के बाद में ध्यान रखना, किसके, गौरी के मृत्यु के बाद में, याद रखना, मृत्यु के बाद में, आप लिखते चलना, एक एक चीजें समझा तो पूरा रहा हूं। बाद में ऐबक को सिपह सलार का पद पर अपॉइंट कर दिया था, किसके पद पर, सिपह सलार के पद पर, ठीक है, सेनापति बोल सकते हैं, सिपह सलार के पद पर इसे अपॉइंट करके रखा हुआ था, है ना। मृत्यु के बाद मतलब मृत्यु के 1-2 दिन या 10 दिन पहले ही किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये गुलाम था, किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने सिपह सलार के पद पर अपॉइंट करके रखा हुआ था, है ना। और इसकी मृत्यु हो गई, और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामपन से फ्री नहीं कर पाया, है ना। तो ये व्यक्ति जो था वो सिपह सलार के पद पर ही रह के इसने क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था, ये याद रखना आप, है ना। तो किसे कहते हैं सिपह सलार, वो भी बता दे रहा हूं, है ना। देखो 10 घुड़सवारी अगर देखा जाए, 10 घुड़सवार जो होते हैं उसे सरे खेल कहा जाता है, ठीक है। 10 घुड़सवार को एक सरे खेल कहा जाता है, ठीक है। 10 घुड़सवार को एक सरे खेल कहा जाता है, और 10 सरे खेल को क्या कहा जाता है, तो एक सिपह सलार कहा जाता है, एक सिपह सलार कहा जाता है, पॉइंट याद रखना, है ना। और 10 सिपह सलार को क्या कहा जाता है, तो एक अमीर कहा जाता है, ठीक है, एक अमीर कहा जाता है ना। और 10 अमीर को एक मलिक कहा जाता है। अगर देखा जाए 10 अमीर को एक मलिक कहा जाता है, 10 मलिक को एक खान कहा जाता है, 10 मलिक को एक खान कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और देखना ध्यान से, कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के मृत्यु से पहले सिपह सलार के पद को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के रखा हुआ था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो समझ और अच्छे से अपन चीजों को समझाते हैं, है ना। ये जो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, सिपह सलार के पद पर ही रह के इसने शासन किया था। तो यहां तक समझ गए, आगे और चीजें समझा रहा हूं। ये जो व्यक्ति था, ये
है ना, सिपह सलार के पद पर ही रह के दिल्ली पर शासन किया, ये पॉइंट याद रखना। सिपह सलार के पद पर ही रहकर दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, सिपह सलार के पद पर ही रह के ये दिल्ली पर शासन किया, मतलब इसे सुल्तान की पद नहीं मिल पाया। रीजन ये था कि गुलाम को सुल्तान के पद नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुल्तान के पद के लिए खुतबा पढ़वाया जाता है दिल्ली में, जुम्मे की नमाज के समय में खुतबा पढ़वाया जाता है, बट गुलाम के लिए खुतबा नहीं पढ़ाया जाता है। इस वजह से ही इसे सुल्तान की पद को धारण, मतलब सुल्तान के पद इसे मिल नहीं पाया। ठीक है, और देखो कहा जाता है एवक ने जो आपको मैंने कल नाम बताए थे, क्या नाम बताया था? एक तो बताया था तजरुद्दीन, क्या नाम बताया था मैंने? तजरुद्दीन। ठीक है, तजरुद्दीन इल्दौज, और एक का नाम बताया था मैंने नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन। ठीक है, दो नाम बताए थे। इनसे क्या किया था इसने? ये गजनी पर शासन कर रहा था और ये व्यक्ति मुल्तान पर, ये बता चुका हूं मैं, ये मुल्तान पर शासन कर रहा था और ये गजनी पर शासन कर रहा था, गजनी पर शासन कर रहा था, है ना। ठीक है, और ये दोनों और एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों गौरी के गुलाम थे। गौरी को गुलाम होने के वजह से ये तीनों चाह रहे थे, तीनों की यही ख्वाहिश थी कि हम दिल्ली पर शासन करें, मगर किसी कारणवश ऐबक को शासन करने को मिला, किसी कारणवश ऐबक को शासन करने को मिला। ये दोनों भी चाह रहे थे, बाद में बताऊंगा कि ये दोनों जाके कैसे बाद में गड़बड़ी करते हैं, मगर ध्यान रखना तजरुद्दीन से इसने अपनी बहन की शादी करवा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहन की शादी करवा दिया और इससे अपनी पुत्री की शादी करवा दिया। ठीक है, तो इन दोनों से इन्होंने पुत्री की शादी करवा दी, इन दोनों से इन्होंने वैवाहिक संबंध को बनाया, है ना। ठीक है, इसने कोई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी नया विजय हासिल नहीं किया था, ये पॉइंट याद रखना। ये व्यक्ति सिपह सलार के पद पर रहकर काम किया और खलीफा से इसे मान्यता नहीं दिया गया था, है ना। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसने अपने नाम का कोई टाइटल नहीं करवाया, टाइटल नहीं लिया था, तो बहुत सारी चीजें हैं। मगर इसकी सबसे अच्छी चीज पता है आपको क्या है? इसकी सबसे अच्छी चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसने कोई नया विजय हासिल नहीं किया, गौरी ने जो हासिल किया था उसे फिर से इसने जीतने की कोशिश किया और जीता भी, है ना। नया विजय हासिल नहीं है तो नया विजय इसका कुछ भी नहीं, तो नहीं बताऊंगा उसको मैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? तो बिल्ड करके लिख देता हूं, कुतुब मीनार बनवाया था। कब बनवाया था? 1192 में। तो कुतुब मीनार को आप लिखो कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाया था 1192 में, कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, किसके सम्मान में बनवाया था? तो इनका एक गुरु है जिसका नाम है बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था, ये पॉइंट भी याद रखना। ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, तो इनके सम्मान में इन्होंने बनवाया था। ये कौन थे? तो सूफी संत थे, ये पॉइंट याद रखना, सूफी संत था ये। ठीक है, इसके बाद में अब कुतुब मीनार को देखा जाए तो कुतुब मीनार को समझना है ना, कुछ इस प्रकार से कुतुब मीनार है ना। ये जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्राउंड फ्लोर को चालू किया था। कब किया था? तो 1192 में ग्राउंड फ्लोर, कुतुब मीनार की ग्राउंड फ्लोर को बनवाया था। इसके बाद में कहा जाता है, मैं पूरी चीजें बताऊंगा आपको, इसके बाद में कहा जाता फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और देन फोर्थ फ्लोर। ये
चारों फ्लोर है ना, चारों फ्लोर इल्तुतमिश ने आगे जारी रखा। तो इन चारों फ्लोर को किसने बनाया, तो याद रखना इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसके बाद में ऊपर 2 फ्लोर होते थे, 5वां और एक 6वां, मगर ये दोनों फ्लोर नष्ट करवा दिया गया था, नष्ट हो गया था। कहा जाता है हेलीकॉप्टर के आने से, टूटने से ये नष्ट हो गया। तो 2 फ्लोर किसने बनवाया था, तो क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ब्रिटिश काल में फिरोज शाह ने बनवाया था, तो याद रखना फिरोज शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था, मगर ये नष्ट हो गया था, तो इतना नहीं पूछता। ठीक है, हाँ ये पूछता है स्टार्ट कब किया गया, तो 1192 में स्टार्ट किया गया। और खत्म कब हुआ, तो याद रखना 1220 तक इसे पूरा करवा दिया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार की निर्माण 1220 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और स्टार्ट कब किया गया था, तो 1192 में स्टार्ट किया गया था। अगर टोटल देखें, टॉप फ्लोर की बात करूं मैं, तो टॉप फ्लोर 2.7 मीटर का था टॉप फ्लोर। ठीक है, और अगर हम ये यहां से लेके यहां तक की बात करें तो 73 मीटर का था ये टोटल। ग्राउंड फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी थी, 73 मीटर था। यूपीएससी लेवल तक को आपको पढ़ा रहा हूं, कवर कर रहा हूं, एक एक चीजें कवर कर रहा हूं। तो कोशिश करना आप लोगों को शेयर जरूर करना। एक बार इतिहास पढ़ो, लाइफ में एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको इतना डीप में घुस घुस के चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी कितनी थी, तो सीढ़ी भी लिख लेना आप, इसमें सीढ़ी स्टेयर्स बोला जाता है। तो टोटल सीढ़ी 379। ठीक है, टोटल सीढ़ी 379। डायोमीटर भी पूछा जाता है, बट उतना डायोमीटर भी लिख लो, चलो अगर लग रहा है तो लिखो। डायोमीटर लिखना है इसका 14.3 मीटर। ठीक है, देख लो भाई, अच्छे से देख लो, है ना। ग्राउंड फ्लोर ऐबक ने 1192 में बनवाया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया। और 5th और 6th फ्लोर फिरोज शाह ने बनवाया, मगर किसी हेलीकॉप्टर की वजह से ये ऊपर के 2 फ्लोर टूट गए हैं। टॉप फ्लोर का अगर मीटर में पूछा जाए 2.7 मीटर है। अगर यहाँ से लेके ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक कितना है, तो 73 मीटर है। ठीक है, याद रहेगा। कब बनवाया गया कुतुब मीनार, तो 1192 में स्टार्ट करवाया गया है, 1220 तक इसे कंप्लीट करा दिया गया है। और ऐबक ने किसके सम्मान में, बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था। बख्तियार काकी कौन है, तो याद रखना एक सूफी संत है। यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद में और क्या चीजें बनवाया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो भी लिख लो आप, है ना। निरंतर रोज क्लास चलेंगे, तो आप लोगों को शेयर करो कि यहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ लो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाया था, कुब्बत मस्जिद, है ना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये मस्जिद इसने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली की पहली मस्जिद कहा जाता है इसे, ये पॉइंट याद रखना। दिल्ली की पहली मस्जिद और भारत की प्रथम मस्जिद भी इसी को माना गया है ना। तो पहला तो दिल्ली की पहली मस्जिद, दूसरा पॉइंट भारत की पहली मस्जिद। ठीक है, भारत और दिल्ली दोनों की पहली मस्जिद थी। और कहा जाता है इस मस्जिद को बनवाने से पूर्व शिव भगवान की यहाँ पर मंदिर थी, उसे तोड़वा के नष्ट करवा दिया गया था शिव भगवान के मंदिर को, और उसके जगह पर इसे बनवाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि जैन धर्म और मेहरौली में बनवाया था, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, मेहरौली में बनवाया था इसे, है ना। और कहा जाता है कि 27 मंदिर थे इसमें, कितने, जैन और हिंदू धर्म के 27 टेम्पल्स थे, इन्हें नष्ट करवा के इस मस्जिद को बनवाया गया था। चलो आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया। चलो और चीजें बता रहा हूं मैं। एक और इन्होंने क्या किया था, एक किला बनवाया था, नष्ट करवा के मेहरौली शहर बसवाया था।
पृथ्वीराज चौहान ने एक किला बनवाया था, याद होगा आपको, राय पिथौरागढ़ किला, ठीक है। ये किला है, फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस किले को किसने बनवाया था? तो इस किले को बनवाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। यार शुरू से आप वीडियो देखोगे तो आपको चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, शुरू से पढ़ा रहा हूं एकदम, जहां से इतिहास स्टार्ट हो रहा है, मध्यकालीन इतिहास जहां से स्टार्ट हो रहा है मैं वहीं से पढ़ा रहा हूं। तो आप शुरू से लेक्चर देखना, शुरू से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो बाद में नहीं बताना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान कौन थे, क्या है, क्या कैसे, कुछ नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। शुरू से देखो, नोट्स बना लो, कोई भी गड़बड़ी नहीं, एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसके जगह पर ऐबक ने महरौली शहर बसवाया था, ठीक है, महरौली शहर बसवाया था इसके जगह पर, ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। और ऐबक ने और क्या बनवाया था? तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, आधी दिन का झोपड़ा, झोपड़ इसने बनवाया था, ठीक है। कहा जाता है कि ऐबक यहां पर 2.5 दिन रुका था, है ना। मस्जिद है, अजमेर में बनवाया था इसे, कहां बनवाया था? अजमेर में। कहा जाता है यहां पर कितने दिन रुका था? ये 2.5 दिन रुका था, है ना। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय था, कौन सी विश्वविद्यालय? संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसे नष्ट करवा दिया था। संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो याद रखना, विग्रहराज ने बनवाया था, चौहान वंश का जो राजा था, चौहान वंश का राजा विग्रहराज था। चौहान वंश के राजा विग्रहराज ने संस्कृत विश्वविद्यालय को बनवाया था, और संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, याद रहेगा इस पॉइंट को। चलो आगे, है ना। इसके बाद में समझना, कोई नया विजय हासिल नहीं किया इन्होंने, कुछ चीजें बनवाया, उसके बाद में इन्होंने कोई नया विजय हासिल नहीं किया। कहा जाता है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में, कहां पर? लाहौर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, याद रखना, ठीक है। क्या खेलते मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखना, है ना। चौगान या पोलो बोलो, चौगान भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चौगान भी लिख लो, चलो चौगान भी आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चौगान पता है, चौगान जो खेल है वो कहाँ से आया था? तो मेघालय से चौगान खेल आया था। कहा जाता है मेवाड़ के राजा थे, चित्तौड़ के, है ना, मेवाड़ के राजा थे कर्ण सिंह, राजा कर्ण सिंह, ठीक है, ये थे, कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह का घोड़ा सुभ्रक था, है ना। कहा गया है चित्तौड़ इनकी राजधानी थी, ये भी याद रखना, चलो ये, है ना। अब देखो कर्ण सिंह को इसने क्या किया, यहां से पकड़ के, मेवाड़ से पकड़ के युद्ध में इसे जीत के इसके घोड़े और इसको लेके आ गया, और कहा लाहौर पर ही ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था? पोलो खेल रहा था, ठीक है। कहां पर? लाहौर पर ही पोलो खेल रहा था, और कर्ण सिंह को बंदी बना के रखा हुआ था, और जहां बंदी बना के रखा था और वहीं पर सुब्रक मतलब उसी के घोड़े से सवार होके ये क्या खेल रहा था? पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, ठीक है, चौगान खेल रहा था। अब ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात ये है कि गुस्सा तो होगा ही होगा भैया, घोड़ा मालिक को बंदी बना के रखा है और जो बंदी बनाया वो मेरे ऊपर सवार होके पोलो खेल रहा है, तो सुब्रक कुछ समय तक तो खेलने दिया, मगर कुछ समय के बाद में जब उसे पता चला कि सैनिक इधर उधर भाग गए हैं, तब पता चला कि भैया सुब्रक ने क्या किया, ऐबक को अपने पीठ से नीचे उतार के जमीन पर फेंका, और फेंकने के बाद में उसके छाती पर अपने दोनों पैर को रख के वार किया, और तुरंत ऑन दी स्पॉट
ऐबक की मृत्यु हो गई। जब तक सैनिक यहाँ पर पहुंचते ऐबक के पास में, तब तक ये क्या किया था, राजा कर्ण सिंह को इसने, सुभ्रक ने अपनी पीठ पर लाद के ये मेवाड़ ले गया। ठीक है, तो मृत्यु कुछ इस तरीके से इसकी हुई थी। तो इसका मकबरा, ऐबक का मकबरा अगर पूछा जाए, है ना, ऐबक का मकबरा कहां पर है, तो ऐबक का मकबरा है भैया लाहौर में। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, प्रारंभ में इसकी जो राजधानी थी, राजधानी प्रारंभ में, है ना, इसकी जो राजधानी थी जब ये शासन कर रहा था, प्रारंभ में लाहौर में था। ठीक है, कब से कब तक था, तो 1206 से लेके 1208 तक लाहौर में शासन रहा इसका। इसके बाद में ये दूसरी बार अपनी राजधानी को चेंज करके दिल्ली कर लिया था। दिल्ली ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी लिखो आप, दिल्ली कर लिया था। कब, 1208 में। ये पॉइंट याद रखना। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद में ऐबक तो कोई पुत्र था ही नहीं, है ना, कोई पुत्र था ही नहीं, मगर लोगों ने ऐबक की जगह पर, इसकी मृत्यु के बाद में ऐबक की जगह पर 1210 में, यहां लिख दे रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, 1210 की बात कर रहा हूं। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, क्या कहकर बैठाया गया कि ये ऐबक का पुत्र है, ये कहकर बैठाया गया। ठीक है, तो याद रखना, कल हम लोग पढ़ेंगे, इल्तुतमिश से स्टार्ट करूंगा मैं, तो क्लासें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्लासों को आप निरंतर देखते आना। ठीक है, क्योंकि 21 मई तक मेरी कोशिश है कि इतिहास को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। तो आप क्लास को निरंतर, आप क्लास में बने रहें, और साथ ही में कोशिश करूंगा बहुत जल्दी लाइव क्लास लेना चालू कर दूं मैं, है ना, मगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल लाइव क्लास चलाऊंगा। स्टोरी याद हुई आपको अच्छे से, मेरी कोशिश स्टोरी बता के आपको बताना, मतलब पढ़ाना। ठीक है, तो कोशिश करूंगा। आयोग की क्लासें भी चल रही हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास डल चुकी हैं, पूरी वीडियोस में है, तो आप वहां से जाके पढ़ लेना। अगर आपका कोई डिमांड होगा उसे जरूर बताना, उसे भी मैं पूरा करूंगा, है ना। तो लोगों को शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में बने रहें। ठीक है, चलो।